अच्छा, हमने पढ़ा था कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उससे जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही था ना, एरिया वेक्टर किया था, तो फ्लक्स हो गया ई डॉट डी ए। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक कोण रहेगा, कोई कैसा भी कोण, ये 3D एंगल होता है। अब ये इसका सेंटर है, अगर ये डिस्टेंस r है तो सॉलिड एंगल क्या कहता है कि इसके कोण के हर एक पॉइंट को, जितने भी पॉइंट है कोण में, हर एक पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे एंगल बनाया जाए, मतलब हर पॉइंट को यहाँ ज्वाइन किया जाए, तो यहाँ एक जो एंगल बनेगा वो 3D में कुछ ऐसा दिखेगा। इमेजिन करो एक कोण है ऐसे, और तुम यहाँ से देख रहे हो, या ऐसा कोण है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इधर वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट से, सारे पॉइंट से एक एंगल बनाया, तो क्या एंगल ऐसा दिखेगा गोल, तो उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसको दिखाते हैं डी ओमेगा से। किससे दिखाते हैं इसको, और इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा लिखा जाता है डी ए बाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का फार्मूला है। सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। रेडियन और स्टेरेडियन दो होते हैं, तो सॉलिड एंगल जो है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। 3D एंगल है। 2D एंगल आप जानते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। 3D एंगल है डी ए बाई आर स्क्वायर। एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको समझना चाहिए, इस पे ही सवाल बनेंगे, ये खाली बताया गया आपको। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कैसे रिलेशन निकालना है, मान लो ये एक कोन जैसा बन रहा है डिस्क ऐसे, इसका जो ये वाला एंगल होगा ये थीटा, ये आपका प्लेन एंगल कहलाएगा, जनरल थीटा। और जब मैं दोनों साइड ऐसे फिक्स करके ये वाला एंगल निकालूं तो ये एंगल कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल डी ओमेगा या ओमेगा। इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो ये कहता है डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है रिलेशन, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब इसमें आपको क्या याद रखना है, द सॉलिड एंगल for any closed surface is 4 पाई। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन होता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो पहले आपने वो पॉइंट चार्ज पढ़ा वो स्फेरिकल सरफेस से निकला, बताया था शायद लास्ट लेक्चर में, कि अगर ये मेरा एक स्फीयर है, यहाँ क्यू रखा हुआ है, इसका रेडियस आर लिया है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना आया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था फ्लक्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 3D सरफेस है आपका। अब आप इस 3D सरफेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो रेडियस इंडिपेंडेंट है, जो फ्लक्स आया उसमें रेडियस का कोई काम नहीं है। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये वाला पार्ट लिया होता तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कोई पार्ट लिया होता तो भी सेम आता,
क्या मैं ऐसा कोई भी रैंडम कुछ भी ले लूँ तो क्या सबसे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही पास होगा? इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से कितना पास होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना फ्लक्स पास होता है? और कोई भी क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल कितना बनाता है? 4 पाई। कैसे पता सॉलिड एंगल 4 पाई बनता है? ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं तब भी एक बार समझा दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर लिखना है तो मैं स्फीयर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये रेडियस आर है। अगर मुझे यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाना तो ये सॉलिड एंगल ऐसा बनेगा, एक स्फेरिकल सॉलिड एंगल डी ओमेगा। इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो दिस इज डी ए बाई आर स्क्वायर, और डी ए कितना होगा इस केस में? 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, डी ओमेगा कितना आया? 4 पाई। इनफैक्ट ये मैंने दिखाया तुम्हें नॉर्मल तरीके से। इसको नॉर्मल तरीके से अगर आपको नहीं दिखाना है, आप चाहते हैं कि कोई और दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, ठीक है? तो आप बता सकते हो इसको आगे भी सॉल्व करके, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं किसी सवाल में, वो देखो। ये कैसे तुम्हारे क्वेश्चंस को आसान करने का काम करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ एक डिस्क है। कौन है? डिस्क, जिसका रेडियस कितना है? आर। इस डिस्क से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा है। डिस्क पर कोई चार्ज नहीं है, एक्स डिस्टेंस पर कितना रखा है चार्ज पार्टिकल? क्यू। और मेरा सवाल ये है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, ये सवाल है। अब मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। डिस्क कैसी क्वालिटी है? ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है? ओपन सरफेस है डिस्क, ठीक है। डिस्क 2D होता है, 2D ओपन होते हैं। तो डिस्क जो है वो ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस के लिए यहाँ अगर ये क्लोज होता तो क्लोज होने के बाद इस क्यू का कोई इफेक्ट ही नहीं आता, फ्लक्स 0 बनता। लेकिन ओपन सरफेस है तो इस क्यू का भी इफेक्ट आएगा। तो जो फ्लक्स बनेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला एंगल लिखूँ तो ये थीटा बन जाएगा, और अगर मैं ये ऐसे पूरा बना दूँ तो क्या ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है? अब वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कैसे दिख रहा है। ये पूरा होगा कितना? क्या ये 4 पाई होगा? अगर ये ऐसे पूरा रहा होता तो क्या आप ऐसे लिखते, फ्लक्स पासिंग थ्रू। देखो एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया, नहीं तो ये बहुत लंबा सवाल है। 4 पाई सॉलिड एंगल, मतलब जितना ये पूरा अगर कोन बनता तो 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास करता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल, तो कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास कितना पार्ट है? ये थीटा वाला पार्ट दिया है ना, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। भाई इतने पार्ट में कितना ओमेगा बनेगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इतने सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास, फ्लक्स आया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको चाहिए तो इस डायग्राम से कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हो, आंसर हो गया। नहीं तो ये बहुत इंटीग्रेशन से काम होता है। इंटीग्रेशन से बचने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि ये थीटा लिखा है तो इस थीटा में कितना सॉलिड एंगल होगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कहीं भी ऐसा कोण जैसा आप बना पाओ डायग्राम तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है ये? एक ही दो तरीका जगह है जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, हर जगह ये इस्तेमाल नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो दो है, दोनों में आपको सिखा दे रहा हूँ। ये हो गया। एक और क्या सिस्टम है इसमें जहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो? एक सिलेंडर है अपने पास,
ऐसा एक सिलेंडर है जिसका ये वाला रेडियस r है, ये लेंथ है l। इसके सेंटर पॉइंट पर एक Q चार्ज रख दिया है। इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा? सिलेंडर ओपन सरफेस है, क्लोज, कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना फ्लक्स पास होगा? ये चार्ज अंदर है कि बाहर है? तो Q बाई नॉट होगा ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, टोटल तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ से? कर्व्ड सरफेस से। सिलेंडर का ये जो ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट होता है इसको फ्लैट सरफेस बोलते हैं, और जो लाइन वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना है। सोचो टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर इसमें से ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वही तो कर्व से पास होगा। दो फ्लैट सरफेस है, जरा देखो कुछ जुगाड़ लग सकता है। इसको मैंने ऐसे बनाया, अगर टोटल एल है तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाए? ये वाला एंगल अपना थीटा बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे नीचे भी बना सकता हूँ। क्या ये टोटल 2 ओमेगा बन जाएगा? फॉर फ्लैट सरफेस 1 सेम उतना ही 2 के लिए भी आएगा जो कि सिमिट्री है, लेकिन अगर सिमिट्री ना होती तो 2 का अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। आप क्या लिखोगे? खाली एक कोण बन गया, इतने पार्ट को ही देखो। फ्लक्स पासिंग थ्रू 4 पाई सॉलिड एंगल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल। सब लोग बोलो। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ये कितना सॉलिड एंगल है? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई ने इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या फ्लक्स जो फ्लैट सरफेस 1 से पास हुआ वो आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? L बाई 2 बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना है। तो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से कितना पास करेगा? टोटल फ्लक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ φ1। 2 टाइम्स क्यों? दोनों साइड से है। तो अब आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, खाली ये एक लाइन लिख के छोड़ रहा हूँ। 2 और 2 देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, यहाँ से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये L स्क्वायर बाई 4 बनेगा, रूट ओवर 4 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और तुम्हें और अच्छा सॉल्व करना है तो लो मैं कर ही दे रहा हूँ। Q बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में ही बचेगा, तो ये आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट L बाई रूट ओवर 4 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आपको बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन से बचाता है छोटा सा टॉपिक। तो ये तुम्हारा सॉलिड एंगल का एक इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, नोट कर लो। थ्री डी में ऊपर कैसे होगा? सेंटर पे। गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम क्या है। ये एक साइंटिस्ट थे जिनने फ्लक्स कैलकुलेट किया, और फ्लक्स कैलकुलेट करके हमें कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को आसान बनाया अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। इससे मैं एक लाइन में क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सब बेसिकली जो थ्योरम्स बने हैं ये आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए बनाए गए।
आपके जो बड़े बड़े कैलकुलेशन है उनको एक लाइन में सॉल्व करने के लिए आप गॉस थ्योरम को यूज़ करोगे। गॉस थ्योरम कहता क्या है कि कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया मैंने, कोई भी क्लोज सरफेस, तो द फ्लक्स passes through any closed surface is 1 by epsilon naught times of net charge present inside the surface। मतलब वो ये कह रहा है कि ये मेरे पास एक कोई भी बॉडी है, तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, जैसे इसके अंदर अगर यहाँ मैंने Q1 चार्ज रखा, यहाँ पे Q2 चार्ज माइनस में, यहाँ Q3 प्लस में, यहाँ माइनस Q4, ये 4 मैंने चार्जेस रख दिए हैं। मैंने पूछा इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बाहर मैंने Q5 रख दिया, इधर मैंने Q6 रख दिया। तो जो फ्लक्स यहाँ से पास होगा इट इज़ Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। बाहर जो भी चार्जेस हैं उनका फ्लक्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ा था जब ये वाले क्वेश्चंस हमने क्यूब वाले सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में जब ये क्यूब वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया ना, तो इतना लिखो मैं, हाँ, तो जैसे ये क्यूब बनाया मैंने, यहाँ एक चार्ज क्यू रखा था, तो इस क्यू चार्ज से क्या हुआ था, जितना इधर से फ्लक्स अंदर गया था उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया था। तो किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर कोई भी चार्ज रखा है, अब आवाज़ बंद कर लो, बाहर कोई भी एक चार्ज रखा है तो क्लोज सरफेस से पास करने पर उस चार्ज का नेट फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि जितना फील्ड लाइन अंदर जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइन। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि जब मैंने क्यू इन क्यों लिखा गया, क्योंकि बाहर वाले ये Q6 का जितना फ्लक्स यहाँ से अंदर जाएंगी जितनी फील्ड लाइन, इधर से उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा। तो इसलिए Q5 और Q6 नहीं आया, बल्कि आया कौन, Q1, Q2, Q3 और Q4। अच्छा, आगे अगर हम लोग इसमें बढ़ते हैं, समझते चलना ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी ए। देयरफॉर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी ए है। अगर पूरे क्लोज सरफेस को लिखना है तो क्या मुझे उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, ऐसे साइन यहाँ पे बनाते हैं इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये इंटीग्रेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, सरफेस एरिया को, ठीक है। तो अगर ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा तो मैं बोल देता हूँ इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल। मतलब ये इंटीग्रेट करने का काम नहीं करवाता है, ये आपको कहता है कि मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली द गॉस थ्योरम, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, या फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट एज पर द स्टेटमेंट। अब समझो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे जो ये E है, E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है नीट PYQ में, प्रेजेंट ड्यू टू ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस का मतलब इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। मतलब जब भी हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे फ्लक्स लिखने के लिए,
जो चार्ज होना चाहिए वो तो सरफेस के अंदर के चार्ज को ही मानना है। चार्ज कौन सा लेना है? सरफेस के अंदर का। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर से नहीं, अंदर बाहर जो भी चार्जेस हैं सबका लेना है। याद रहेगा? तो ये दो फार्मूले, ये पॉइंट्स भी याद रखो, Q क्या है और E क्या है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या समझना है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। वैसे तो इट इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेसेस। कोई भी क्लोज सरफेस लोगे, हर तरह के क्लोज सरफेस के लिए कौन वैलिड है? गॉस थ्योरम। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक क्लोज सरफेस के लिए तुम्हें वैलिडिटी मिलती है। हर एक टाइप के क्लोज सरफेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? वी यूज इट इन हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट में लेते हैं हम लोग? हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? या तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, दोनों ही हाईली सिमेट्रिक होते हैं। स्फेरिक, हाँ इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट मतलब नहीं है तो तुम लोग पहली बार नाम सुन रहे हो। अरे क्यों नहीं होता? इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट शीट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाईली सिमेट्रिक का मतलब है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स में, और या फिर दूसरा स्फीयर्स में। ज़्यादा करके यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा करके क्या मतलब, हम उसी लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहते हैं गॉस थ्योरम को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए कि ये हमारे कैलकुलेशन को आसान करता है। तो बाकी जगह पे कोई और टाइप का क्लोज सरफेस लोगे जो असिमेट्रिक क्लोज सरफेस होगा तो वहाँ कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। उस कैलकुलेशन वहाँ पे उससे अच्छा तो मैं जनरल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, और वो आसानी तभी होगी जब मैं हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लूँगा। समझ में आ रहा है? और कहाँ यूज़ करते हैं? 2-3 पॉइंट ध्यान देना होता है गॉस थ्योरम लगाने के पहले। पहला क्या होना चाहिए? हाईली सिमेट्रिक। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड where the angle between vector E and vector dA is either 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसा भी नहीं कि हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में तुम कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब E और A के बीच में कितना एंगल हो? 0 डिग्री, 180 और 90। अब एरिया वेक्टर क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ध्यान से देखो। इसके लिए जैसे मान लो कोई भी ओपन सरफेस दिया है या किसी भी एक क्लोज सरफेस से मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? उस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? गॉसियन सरफेस लेके किसी भी ओपन ऑब्जेक्ट को क्लोज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या करता है? किसी भी ओपन ऑब्जेक्ट को क्लोज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो गॉसियन सरफेस, ये क्या होता है? दिस इज द क्लोज्ड सरफेस taken by us to use गॉस लॉ। ये गॉसियन सरफेस भी 3 तरह का होता है। देखो तुम्हें ये थोड़ा सा स्टोरी जैसा लग रहा होगा। लॉ है, लॉ में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए। और ये मैंने पहले भी बोला था कि गॉस थ्योरम थोड़ा सा आपको
ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और है एक्चुअली। गॉस थ्योरम तभी समझेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और वो तब होंगे जब आप पीछे का रिवाइज किए होंगे, क्योंकि फ्लक्स पर ही पूरा बेस्ड है। सबसे पहला जो गॉसियन सरफेस है वो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कौन सा? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तब लेते हैं जब सोर्स कौन हो आपका? पॉइंट चार्ज। कौन हो? मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लो। क्या मान लो? कैसे, कभी मैं करा के दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसमें जो ये डीए है ना, ये डीए यही है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। कौन से सरफेस का एरिया है ये? गॉसियन सरफेस। दूसरा है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कब लेते हैं? जब सोर्स होता है लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब ऐसे एक रॉड पड़ा था ना, ऐसे ऐसे चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ ऐसे गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये सिलिंड्रिकल है। ये हमारा पॉइंट चार्ज है, तो ये गॉसियन सरफेस। और लास्ट होता है जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते कभी, हमारे सिलेबस में नहीं आता, लेकिन जानते रहो, प्लेनर गॉसियन सरफेस। इसके लिए सोर्स होता है जब चार्ज इन्फिनिटी पर हो। चार्ज कहाँ रखा हो? ऐसे इन्फिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही होंगी, और ये आपका समझा? इसको नोट करिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और नोट करने का मतलब पढ़ पढ़ के नोट करना है नोट्स में, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जो आएंगे वो इस पर ही बेस्ड आएंगे पूरे। नहीं 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 करना होता, नहीं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जितना करोगे उतना टफ होता चला जाएगा, तो असिमेट्रिकल के लिए हम यूज ही नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा, उससे बढ़िया मैं नॉर्मल मेथड से कर लूँगा। हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए गॉस थ्योरम इस्तेमाल करना है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। अब सवाल ऐसे आता है, ये ऐसा है, एक स्फीयर है, इसको ऐसे डब्बे की तरह बंद कर रखा है, इसका रेडियस r है, एक चार्ज पार्टिकल q ऐसे अंदर रखा है, इसमें से फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। दूसरा ऐसा है कि ये सवाल है इस तरीके का, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है और ये है r डिस्टेंस, इसका फ्लक्स आपको बताना है। आप बात करिए आप लोग। और एक और सवाल ऐसा है, बात करिए, आंसर दीजिए। ये ऐसा है, ये R, यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। और एक सवाल, ये एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, बात करिए, चुप क्यों हो गए? यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर Q चार्ज रखा है, फ्लक्स कितना? ये 4 सवाल तुम्हारे सामने है। पहले सवाल का आंसर बोलो। पहले वाले का आंसर कि क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है, तो Q/ε0। दूसरा, दूसरे में आप बोलोगे इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, ये बाहर चार्ज है, तो फ्लक्स की वैल्यू 0। तीसरे में, हाँ, तो ये ओपन सरफेस है, तो आपको इसको क्लोज बनाना पड़ेगा। क्लोज बनाने के लिए
इमेजिन करो अगर मैं इसको ही ऐसे ला करके ऐसे पैक कर दूं, तो क्या ये क्लोज सरफेस बन जाएगा? ऐसे पैक करने पे, ऐसे पैक कर दिया मैंने, तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होता है? ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको क्या दिया है? फ्लक्स थ्रू हाफ ऑफ द स्फीयर आपसे पूछा है ना, तो हाफ ऑफ द स्फीयर से कितना पास होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पार्ट तो आपको दिया ही नहीं है, ये तो खाली आपने इमेजिन किया है। इसमें इमेजिनेशन बहुत है। आधे पार्ट से जो पास हुआ वो कितना हुआ? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या करेंगे? मतलब ओपन सरफेस है तो आप ट्राई करो क्लोज सरफेस बनाओ, जिससे कि आपका ये जो चार्ज दिया है वो क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। क्या करें? इसमें क्या कर सकते हैं कि क्लोज सरफेस के अंदर पहुंच जाए चार्ज? अरे एक क्यूब बना लो, इतना तो इमेजिन करना पड़ेगा भाई। एक क्यूब बना लो, ये सरफेस तुम्हें दिया है, इसका साइड है ए, और ये वाला डिस्टेंस a बाई 2 होता है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा चार्ज Q। ये वाला इस सरफेस से पूछा है, क्या ये क्यूब के लिए क्यूब एक क्लोज सरफेस है? क्या इसके अंदर Q चार्ज रखा है? तो फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब में कितना फेस होता है? और उसमें से ही एक फेस ही तुम्हें दिया है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक फेस दिया है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब मतलब 6 फेस से कितना पास होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब तुम्हें एक फेस से पूछा है, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। समझ में आया? और सवाल देखो, ऐसे ही आते हैं सवाल। ऐसे है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, साइड है A। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? बहुत आसान सवाल है, खाली इमेजिन करना आना चाहिए बस। इमेजिनेशन। आपको क्या करना है? इसको एक ऐसे सरफेस पे रखना है ताकि ये चार्ज अंदर पहुंच जाए। मुझे यहाँ ए साइड के 8 क्यूब रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये चार्ज यहाँ है। मदिया तू इधर बैठ, खूब चिमजा के दे। तो बात मत करना। यहाँ रखा हुआ है, इस क्यूब को अंदर लेना है। अंदर लेने के लिए क्या करूं? एक क्यूब इधर लगाऊं, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन अभी भी अंदर नहीं आया है। एक इधर लगाओगे, एक इसके ऊपर, एक इधर, एक इसके ऊपर, तब मिला के ये सेंटर में आ जाएगा। भाई ए साइड इधर, ए साइड इधर, इधर तो 2a हो गया ये पूरा साइड। ए साइड इधर तो a इधर 2a हो गया, इधर a, इधर भी a, तो 2a, तभी तो ये अंदर आएगा ना। सोचो इस क्यूब का ये वाला पार्ट अगर अंदर रखना है तो एक स्पीकर ऊपर रखो, एक स्पीकर इधर रखो, एक इसके ऊपर रखो, सामने एक स्पीकर, इसके ऊपर एक स्पीकर, इधर एक स्पीकर, इसके ऊपर एक स्पीकर। तो 4 और 4 कितने स्पीकर रखोगे? 8 स्पीकर। 8 स्पीकर रखना पड़ेगा ना। तो 8 स्पीकर रखोगे तो क्या चार्ज ये अंदर आ गया? अब बोलो। 8 क्यूब रखोगे तो इस 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और तुम्हें पूछा है हर एक क्यूब से ही पास होना है, तो ये हो जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें काम करेगा आपका लॉजिक। आपका लॉजिक कितना अच्छा है वही इस टॉपिक में काम करेगा, बाकी कुछ भी काम करने वाला नहीं।
According to Gauss law of electric flux to a closed surface depends on नीट 23 का क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। Q by 6 epsilon naught into 10⁻⁻⁶ सॉल्व करना पड़ रहा है। ऐसे ही सवाल आते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। जल्दी आंसर दो, मैंने ये तो अभी थियरी में पढ़ाया। कितनी अंडरस्टैंडिंग है देख लो। E डॉट डी एस जीरो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस इज यूनिफॉर्म। कैसे? यस, द नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस must be equal to the number of flux lines leaving it. इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस कांस्टेंट, तो क्यों इसमें डी क्यों होगा? डी क्यों होगा जब ई डॉट, तुम लोग अभी पढ़ाया मैंने लॉजिक, कोई ए कोई बी कुछ भी बोलते जा रहे हो सब लोग। अभी लॉजिक दिया है, ई डॉट डी एस में ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से? ई डॉट डी एस का मतलब फ्लक्स होता है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब अंदर तो पहली बात कोई चार्ज नहीं है, ये कहना सारे चार्ज अंदर है, तो डी कैसे होगा? तो डी वाला तो गलत है, सारे चार्ज बाहर अंदर नहीं है, चार्ज अंदर कोई नहीं है। फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब जितनी फील्ड लाइन इंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही है। बताया तो मैंने वो डाउट क्वेश्चन में, तो वो वाला सवाल कौन सा कहाँ गया? खत्म। थियरी आनी चाहिए अच्छे से, जब पढ़ाओ तो दिमाग से देखा करो, बातें नहीं, अपने आप आ जाएगा। चलिए दिमाग लगाओ जल्दी। अब तक मुझे आंसर आगे निकल गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 0 पता नहीं, मुझे आता ही नहीं है क्यों। अक्लमंद हो क्या तुम? क्या अकल बंद हो? अरे प्लस माइनस चार्ज रखा है दोनों, तो नेट चार्ज कितना हुआ अंदर? फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है? मार डालो मुझे, गला दबा दो, मर जाऊं मैं। सही बोल रहे हो। व्हाट इज द फ्लक्स? आज का स्टार्ट ही यहीं से किया टॉपिक मैंने। हर एक क्लोज सरफेस के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब प्रॉब्लम ये है, देख लो, प्रॉब्लम ये हुई जब मैं पढ़ाता हूँ आधे लोगों का दिमाग नहीं रहता क्लास में। जिनका दिमाग क्लास में नहीं रहा होगा थियरी पढ़ाने के टाइम पे, वो फ्लक्स के 90% और गलत करके आएंगे। अब देखिए तुम्हारे सामने सब थियरी है। आज का लेक्चर यहीं से चालू किया था मैंने, एकदम यही इसी पॉइंट से, कि कोई कैसा भी क्लोज सरफेस हो, रेडियस तो आता ही नहीं है, इसलिए हर क्लोज सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ये तो लास्ट लेक्चर में कराया था। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, बताओ क्या है। ऑप्शन देख के कुछ लोग तुक्का भी मार दे रहे हैं, क्यों नंदिनी? फंस गए सब लोग। नहीं आया?
इतना टाइम लग रहा है। एरिया वेक्टर किधर है? ऐसे। तो फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है? एरिया वेक्टर ये रहा 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कॉस 90 जीरो होता है। तूने कब बोला? ये बोली थी, ये बोली। चलो ये अभी कराया मैंने। क्यू बाई, इसने पूछा है फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस। प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस। क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, अभी करवाया था। क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अच्छा, इसको इस टर्म में लेके आना पड़ेगा अपने को। इसमें पेन उठाना पड़ गया यार। ये है, ऐसा कोई एग्जांपल दिया नहीं है क्या? अच्छा, 5 फ्लक्स के साथ पूछा हुआ है वो। टोटल फ्लक्स में से कितना पास होगा? अब हो जाएगा, वो कर लेना। तो मुझे सवाल कराया वही है। ये आंसर नहीं होगा मेरे हिसाब से, कुछ और आंसर आएगा। देखो वही है क्या? हाँ तो ठीक है, कर लेना। ये बताओ, सब पढ़ा दिया गया है, कुछ छूटा नहीं है ना? मैं तुम्हें इसीलिए प्रूफ दिखा रहा हूँ कि देखो पीवाईक्यूज कैसे आते हैं और तुमने क्लास में कैसे क्वेश्चंस किए। तो क्लास में हमेशा पीवाईक्यू से लेवल अप ही है। तू यहाँ खाली देखने आई है कि तू बोल तू बोल। ऑडियंस है तू यहाँ पे। मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है कि हार्दिक तू खेल। नहीं आया? आग तो क्या आया? सब यहाँ पागल ही बैठे, मैं बता रहा हूँ। जल्दी। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सेंटर ऑफ द क्यूब पे है, किसी फेस से कितना पास होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 मिनट नहीं कराऊं। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है सब 4 पाई जोड़ दिया है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे 4 पाई कैंसिल हो रहा हो। ये वाला ऑप्शन है, खाली वो कंफ्यूज किया है तुम्हें। खत्म। इतने सवाल थे, सारे हो गए। सब सही हुए ना? एक भी गलत हुआ? बस खत्म। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? वही नहीं, अच्छी प्रैक्टिस कर लो गॉस थ्योरम की, नहीं तो हग दोगे पेपर में, सवाल आ जाएगा। तो ये सब कुछ है ही नहीं, ये चिंदी टाइप के सवाल हैं। सही है। इसको सिंपल तरीके से करने के लिए क्या करना था, अलग अलग लेके चलो। ये 2q बाहर रखा है, इस 2 पहले q को छोड़ दो, इस 2q को बाहर रखा है, इसको अंदर करने की कोशिश करो। ये वही सवाल हो गया जो q वाला किया हमने। 8 क्यूब लगाओगे तो 8 क्यूब से कितना पास होगा? 2q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फ्लक्स आया q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको सेंटर पे रखने के लिए एक क्यूब यहाँ और रखना पड़ेगा। तो 2 क्यूब से q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना? q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करना है कि ओरल हो रहा है?
ये अभी का सवाल है 26 जेई मेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलल टू एक्सजेट प्लेन इज दिस। इतना फ्लक्स पास कर रहा है, एरिया चाहिए। एक बात बताओ, फ्लक्स क्या होता है? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा का मतलब जो सरफेस रखा है वो कहाँ रखा है? इसको सॉल्व भी नहीं करना है, एक्सजेट प्लेन में सरफेस रखा है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? वाई में। तो वाई मतलब जे कैप ई डॉट ए। तो जे कैप का मतलब मैं सिंपल ऐसे बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। हाँ, तो ई डॉट ए ना, ई डॉट ए होता है। अब इसमें जो फ्लक्स दिया है वो 6 दिया है, किस डायरेक्शन में पास हो रहा है? जे कैप में ना, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? जे कैप में आएगा, एरिया वेक्टर आएगा जे कैप में। तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, खाली ये 4 बचेगा। तो 6 इज इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू कितनी? 1.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 1 मीटर में 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना। तो ये कितना है? ये है 1500 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर करना है तो इसको बहुत टफ बना दिया है। 4 × 10³ × a 6। यहाँ गलती हो गई है, तुम लोग बताते ही नहीं हो। ये है 4 × 10⁻³ a, तो 1.5 × 10⁻³ = a मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर में लिखोगे तो 1.5 10⁻³ दिस इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो 1.5 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a। a की वैल्यू 15। a कितना आ रहा है? 15। रख के देखते हैं। ओ आता मुझे। नेक्स्ट, ये बाद में कर लेना, ये पढ़ाना बाकी था। हाँ, क्यूब वाले सवाल भर भर के आते हैं, जेई में भी नीट में भी। मैं एडवांस खोलूंगा उसमें भी दिख जाएंगे। सबसे आसान टॉपिक है अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो। हंस दिए। इमेजिन स्माइली बनाने नहीं बोला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने बोला हूँ। दिमाग सही में खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? बदली करवा लो, होता हो तो बकरे वाला लगा लो, इसे तो अच्छा ही चलेगा। लाइन चार्ज लेंथ a/2 है, सेंटर पे रखा हुआ है ABCDEF के, और लैम्डा कूलम पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल, पूरे फेस से कितना पास हो रहा होगा ये पूछा है। इस टोटल पूरा चार्ज कितना हो गया होगा इसके ऊपर? a/2 लेंथ है तो, और लैम्डा कूलम पर मीटर अगर उसका चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज हो गया लैम्डा a/2। कितना चार्ज हो गया? और यहां रखा है। अब क्या करना होगा? तुम्हें इसको सेंटर बनाना पड़ेगा। यहां रखा है तो क्या करोगे? एकदम बेस के नीचे वाले पार्ट पे रखा है, एक क्यूब यहां लगा दोगे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, क्या 4 क्यूब में काम बन जाएगा? तो एक क्यूब से कितना पास होगा? q/4ε0। क्यू की वैल्यू कितनी है? लैम्डा a/2, तो लैम्डा a/8ε0, लैम्डा a/8ε0। पेन चलाया? सिंपल सवाल आते हैं, बहुत टफ कुछ नहीं आएगा। ये सवाल तुम्हें क्लास में करवाया है, लास्ट लेक्चर का। तो सर है ना? अरे क्या बात है, चलिए मैं धन्य हो गया आपके पास है।
क्या बताऊं, ये सवाल अब शर्म आ रही है। 24 का है, मेरा मन कर रहा है। ये बताओ, अब देखता हूँ तुम्हें वेक्टर कितना आता है, ये सवाल करो। 3, मुझे क्या पता, लिख देता हूँ अगर गलत बताया होगा। ट्राई तो किया ना, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 8i कैप बाई रूट 6 प्लस 4j कैप बाई रूट 6 प्लस 4k कैप बाई रूट 6 बनेगा। ई डॉट ए करोगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 बाई 6, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई किया 24 बाई 6, के को के से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा 32 बाई 6, तो 24 16 40 40 70 72 बाई 6। कुछ नहीं है, मैंने मन कर दिया। क्या क्या बोलूं इसमें, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट नहीं आता। फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल है, तुम लोग बोलते हो नहीं समझा तो गुस्सा नहीं आएगा। ई डॉट ए किया है, ई वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, आई को आई में मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे में, के को के में, वही कर दिया। मैं मेरा मेंटल हेल्थ ना खराब हो चुका है। मैं जाऊंगा ही नहीं डॉक्टर के पास, जिंदगी में नहीं जाऊंगा। देख रहा हूँ कैसे डॉक्टर बन रहे हैं, मनोचिकित्सक। किसी के पास नहीं जाऊंगा जिंदगी में, किसी के पास, डॉक्टरों के पास जाऊंगा नहीं। तुम ही लोग बनने वाले हो, मर जाना ठीक है। एक सरफेस पे रखा है तो सरफेस को सेंटर पे लाने के लिए 2 क्यूब रखना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो, ये एक क्यूब है, यहां कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, यहां पे। इसको सेंटर करने के लिए एक यहां लगाना पड़ेगा, एक नीचे, एक इधर, 4 यहां रखा हुआ है तो 2। तो लीस्ट हमें देखना पड़ेगा ना कितना होगा। उसने बोला 1 ऑफ इट्स सरफेस, ने बताया नहीं कौन से सरफेस पे रखा है। तो यहां रखोगे तो इसको सेंटर लगाने के लिए एक यहां और क्यूब लगा दो, काम बन गया ना तुम्हारा। तो क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना क्यूब लगाना है बस वही पूछा है। बच्चों ऐसे सवाल आएंगे, मुझे लगता नहीं है सवाल टफ है। टफ है क्या, क्या सोचना है खाली कितने क्यूब आएंगे। वो कैसे हो पाएगा, इमेजिन करना होगा। अब वो आपके ऊपर है, आपका दिमाग अगर है, कोई चुरा के नहीं ले गया है तो काम कर जाएगा। प्यार में पड़ गए हो तो बात अलग है, प्यार वालों को दिक्कत होती है, उनका दिमाग उनके पास रहता नहीं है। अब एक बात में करते रहना। आरुष तुम क्यों हंस रहे हो? तुम फील कर पा रहे थे क्या? मैं तुम्हें ही देखा था यार, गंदी बात। प्यार करना गुनाह है। हाँ, अब मुझे गुनाह नहीं है, तुम्हारी उम्र में गुनाह है। इसीलिए बोल रहा हूँ, इन लोगों से दूर रहो। भूत जानते हो ना, भूत है ये, खा जाएंगे। ये तो नहीं कर पाओगे। चलिए जल्दी, पढ़ाया नहीं है भाई साहब।
राशन पानी लेके आते लड़ाई कर ही लेते हैं, जो कर पाएंगे उसको नहीं समझा, जो नहीं बनाया वो। बी बी है क्या, टू चार्जेस आर सिचुएटेड दिस रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेडियस 4a हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। 4a रखोगे तो ये तो अंदर आएगा, ये वाला नहीं आएगा, तो उसकी वजह से आएगा 5q/ε0। समझ गया ना? जाइए